दोस्तों, जहां आज के समय में कोई अपना 1 मिनट भी बेकार करने से पहले 10 बार सोचता है, उसे ऐसा लगता है ना जाने उसने क्या कुछ खो दिया। ऐसे में क्या हो अगर कोई इंसान सालों तक एक ही जगह बेहोश पड़ा रहे और जब उसे होश आए तो मालूम पड़े कि उसने अपने जिंदगी के बेशकीमती 13 साल ऐसे ही लाचार हालत में गुजार दिए। जरा सोच कर देखिए कितनी दयनीय होगी वो बीमारी जो किसी इंसान की जिंदगी के कीमती 13 साल छीन ले। जी हाँ, जिंदगी के वो खासम खास पल जब वो कुछ कर दिखाना चाहता है। हमारी आज की ये दर्द भरी कहानी भी एक ऐसी ही लड़की से ताल्लुक रखती है जो एक एक्सीडेंट के चलते 17 साल की उम्र में कोमा में चली गई और जब उसे होश आया तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। अब वो 30 साल की हो चुकी है। उसे ना तो अपनी शक्ल समझ में आ रही है और ना ही आवाज। बेचारी को तो अब तक ये तक नहीं पता कि आखिर उसने जिंदगी में क्या कुछ गवा दिया और ये सब उसके साथ कैसे हुआ। ये जानने के लिए आपको हमेशा की तरह तसल्ली के साथ पूरी कहानी को सुनना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरी तरह कोरियन ड्रामा के शौकीन हैं और इस आवाज को सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस लड़की का नाम सियोरी होता है जो बचपन में अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने अंकल के साथ रहती है, जो उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखते। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही टैलेंटेड भी। सियोरी को वायलिन बजाने का बड़ा शौक था और वो अपनी इस प्रतिभा को और निखारने के लिए जर्मनी जाना चाहती थी। वो जमीन पर मौजूद किसी अप्सरा से कम नहीं थी जिसे देखकर शायद ही कोई लड़का अपना दिल न दे बैठे। वो जिन भी उन्हीं में से एक था जो ना तो उसका क्लासमेट था और ना ही स्कूल में पढ़ता था। बस राह चलते दोनों की एक दूसरे से तकरार हो जाती है। वो उसे दिन में कई बार रोड पर देख लिया करता, जिसकी वजह से सियोरी उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। वो पागलों की तरह रोजाना उसका पीछा करता। तभी शाम के वक्त उसे उसकी स्कूल ड्रेस में नोसोई नाम लिखा दिखाई देता है और वुजिन को लगता है कि यही उसका असली नाम है, मगर हकीकत में उस दिन सियोरी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नोसोई की स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। आखिरकार एक रोज बस में वो उसे बात करने की हिम्मत जुटाता है, मगर जैसे ही वो अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग उसे दिखाना चाहता है तभी उसकी दोस्त आ जाती है, जिसे देखकर वुजिन शर्मा कर वहां से भाग जाता है। लेकिन बस के बाहर उसे मालूम पड़ा कि जल्दबाजी में उसके हाथ सियोरी की कीचेन लग गई है। भरी बरसात में वो बस के पीछे पीछे उसे कीचेन वापस करने के लिए दौड़ता है और तभी थोड़ी देर बाद बस के आगे मौजूद एक ट्रक में गलती से टायर के ढेर के सारे बंडल नीचे गिरने लगते हैं और उसके पीछे मौजूद बस अनियंत्रित होकर वहीं पलट जाती है। अपनी आंखों के सामने ऐसा खौफनाक मंजर देखकर वुजिन हिल जाता है और बस के पास जाता है, जहां उसे मालूम पड़ता है कि इस घटना में मरने वालों में नोसोई भी शामिल है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का पहला प्यार मिलने से पहले ही बिछड़ गया, जिसके चलते वुजिन गुमसुम सा अकेला रहने लगा और पढ़ाई पूरी करके मॉडल डिजाइनर बन जाता है। लेकिन 13 साल बाद आज भी उसी दिन को अपने जहन से भुला नहीं पाया था, इस बात से अनजान कि 13 साल पहले हुई उस दुर्घटना में उसका प्यार अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो नोसोई नहीं बल्कि सियोरी थी जो इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की वजह से कोमा में चली गई थी। इसके बाद हमें आज का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोरी को अब होश आ चुका है, लेकिन वो भगवान से मिन्नत कर रही थी कि काश वो जिंदा ही नहीं बचती तो ठीक होता, क्योंकि जिंदगी के ये 13 साल यूं गुजर जाना उसके लिए मौत से बदतर था। लेकिन जिंदगी तो जिंदगी होती है, इसकी कीमत उससे पूछो जो आईसीयू के किसी वार्ड में जिंदगी मौत से लड़ रहा हो। ऐसे में सियोरी के लिए ये किसी वरदान से कम तो नहीं था। क्या पता कौन से मोड़ पर उसे क्या हासिल हो जाए। वो आम इंसानों की तरह चलने फिरने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करती है और डॉक्टरों की मदद से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ उसे एक और कड़वी सच्चाई का पता चलता है कि इन 13 सालों में उसके अंकल और आंटी उसे एक बार भी देखने नहीं आए। यहाँ तक कि उसकी जिगरी दोस्त नोसोई जो उस दिन उसके साथ बस में थी, उसका भी कोई अता पता नहीं। इसी के साथ हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि अस्पताल उन लोगों के लिए है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता या फिर जो लावारिस होते हैं। मौत से 13 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सियोरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतनी मुश्किलें आएंगी। जब वो अपने अंकल आंटी के साथ रहती थी तो आखिर वो लावारिस कैसे हुई और उसके दोस्तों का क्या हुआ, यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे।
जिनका जवाब जानने के लिए वो चोरी चुपके से अस्पताल से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उसे क्या पता था कि पूरा का पूरा शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। आखिर 13 साल जो बीत गए थे, ना तो उसे कोई गली समझ में आ रही थी, ना ही मोहल्ला। थोड़ी देर चलने के बाद उसे बिल्कुल वैसा ही घर दिखाई दिया जहां वो रहा करती थी, मगर इस घर में भी काफी कुछ बदल चुका था। दरवाजे के बाहर उसे घर की नौकरानी जेनिफर मिली, जिसका आज नौकरी का पहला दिन था। वो भी सबके बारे में ठीक से नहीं जानती। ऐसे में सियोरी उसे बताती है कि इस घर के मालिक उसके अंकल है, तो वो उसे अंदर आने की अनुमति देती है। घर के अंदर का सारा नजारा बदल चुका था, सिवाय एक चीज के, और वो था उसका पालतू कुत्ता, जिसे कुछ सालों पहले वो ही घर में लाई थी। और आज उसे कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन वो वफादार जानवर अपने मालिक को तुरंत पहचान लेता है, जिसे देखकर सियोरी सीने से लगाकर रोने लगती है। मेहमान को भूखा देख जेनिफर जूस बनाकर लाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती है, सियोरी अपने डॉग को पकड़कर सो रही थी। नौकरानी उसे थका हुआ जानकर बेडरूम में ले गई ताकि वो अच्छे से आराम कर सके। शाम को जब वुजिन घर वापस लौटा तो वो उसे बताती है कि उसका कोई रिश्तेदार आया हुआ था जो 2nd फ्लोर के कमरे में आराम कर रहा है। ऐसे में वुजिन को लगता है कि ये उसका भतीजा होगा और उसका हालचाल जानने के लिए कमरे में जाता है। तभी हम वुजिन के असली भतीजे यू चैन को देखते हैं, जो उसके घर के बाहर लगातार घंटी बजाकर किसी के आने का इंतजार कर रहा था। मगर लाख कोशिश के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो लड़का खुद ही चुपके से घर के अंदर घुस जाता है। उसे घर के अंदर कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो अपने अंकल से मिलने के लिए सीढ़ियों से ऊपर पहुंचता है, जहां कमरे का दरवाजा खोलते ही वो डर गया, क्योंकि आंखों के सामने उसके अंकल एक अनजान लड़की को चूम रहे हैं। वो जोरों से चिल्लाता है, जिससे सियोरी की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने एक आदमी को इस तरह देखकर वुजिन को मारने लगती है। थोड़ी देर बाद सबको मालूम पड़ा कि आखिर ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके बाद वो सभी बैठकर इस गलती को सुलझा लेते हैं। यहाँ वो सियोरी को ये भी बताते हैं कि इस घर को वुजिन के पेरेंट्स ने 11 साल पहले खरीद लिया था। उसके बाद उसके अंकल कहाँ गए उन्हें नहीं पता। हालांकि जाते जाते इस घर में ये डॉग छोड़ गए, जिस पर तरस खाकर वुजिन ने उसे गोद ले लिया। यहाँ अब सब कुछ सियोरी को समझ आ चुका था। वो अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगती है और भागकर अपने अंकल की कंपनी के ऑफिस जाती है। लेकिन अब बिल्डिंग पूरी तरीके से दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, जिसके बाद वो अपने अंकल के बारे में जानने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन उसके पास खुद का पहचान पत्र ही नहीं होता, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो सिर्फ 17 साल की थी और 18 साल से पहले इस देश में किसी का भी पहचान पत्र नहीं बनता। ऐसे में बिना पहचान पत्र के किसी के घर के अन्य सदस्यों का पता लगाना बेहद मुश्किल था। पुलिस वालों को लगता है कि वो कोई मेंटल पेशेंट है जो कि किसी कैंप से भाग कर आई है। सियोरी बिना वक्त गवाए अपने कुछ दोस्तों के घर जाती है, लेकिन वो भी अब वहाँ नहीं रहते। ऐसा लग रहा था कि 13 साल बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है और वो किसी नई दुनिया में भटक रही है। हर तरफ सब कुछ अलग थलग नजर आ रहा था। ना रोड पहचानी जा पा रही है और ना ही कोई दुकान। बेचारी सियोरी पूरी रात ऐसे ही भटकती रही और फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बरसात से बचने के लिए पनाह लेती है। वहीं वुजिन ने काफी सालों बाद अपनी दाढ़ी और बाल काटे थे। वो बिल्कुल एक नौजवान लड़की की तरह लग रहा था, यहाँ तक कि उसकी नौकरानी जेनिफर भी उसे पहचान नहीं पा रही थी। सुबह जब सियोरी की आंख खुलती है तो उसे बड़ी तेज भूख लगती है। उसकी नजर बाहर लोगों को ब्रेकफास्ट करते देख रही थी, लेकिन उसके पास तो खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक समाज सेविका उसके पास आती है और फ्री में खाने के प्लेट देकर लाइन में लगने के लिए कहती है। सियोरी राहगीरों के बीच लाइन में लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आती है खाना खत्म हो चुका था और उसे बेइंतहा भूखा देखकर जो औरत खाना बांट रही थी वो उसे केक खाने को देती है। मगर इससे पहले कि वो ये केक खा पाती, सामने होल्डिंग को गिरा देखकर उसे सही करने के लिए केक को टेबल पर रखकर चली जाती है। इसी दौरान वहाँ वुजिन आता है और गलती से केक के ऊपर ही बैठ जाता है, जिसके कारण बेचारी सियोरी के मुंह का निवाला उसके सामने छिन जाता है। सियोरी देखकर काफी मायूस होती है और वुजिन के बदले हुए हुलिये की वजह से उसे पहचान भी नहीं पाती कि ये वही इंसान है जिसके घर में वो बीते रात अपने अंकल का घर समझकर गई थी। वुजिन उसे दूसरा खाना खरीदवाने के लिए एक दुकान के बाहर ले जाता है, लेकिन किस्मत की मारी दयालु सियोरी के सामने जा रही एक औरत के पैसे जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे लौटाने के चक्कर में वो उसके पीछे पीछे कई किलोमीटर दूर चली जाती है और फिर अंत में अपना ही रास्ता भटक जाती है।
थोड़ी दूर चलने के बाद एक बार फिर से उसे अपने अंकल का वही पुराना घर दिखता है, जहाँ उसे वुजन का भतीजा यूचैन मिलता है। सीधा सादा यूचैन सियोरी को घर में उसकी जरूरत का सामान ढूंढने में मदद करता है और अपने अंकल का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि बेचारी सियोरी को उसकी खोई हुई अमानत वापस मिल जाए। थोड़े समय बाद जब घर में किसी की आहट सुनाई देती है तो योचैन को लगता है कि सियोरी अपना सामान ढूंढकर यहाँ से जा चुकी है। रात में जब सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में जाते हैं तभी वुजिन को एक भयानक आवाज सुनाई देती है। जेनिफर भी इसे सुनकर डर जाती है। अंधेरा होने की वजह से उन्हें घर के भीतर कोई चलता हुआ नजर आ रहा था, जिसे देखकर सभी खौफ के मारे चिल्लाने लगते हैं, मगर हकीकत में वो सियोरी थी जो भूख की वजह से खाना चुराने के लिए ऐसे चल रही थी। नौकरानी को उसके भूखे होने का आभास हो जाता है और वो एक बार फिर उसे भरपेट खाना खिलाती है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये थी कि आखिर इतने घंटे सियोरी घर के किसी कोने में छुपी हुई थी, जिसकी वजह से उसे कोई देख नहीं पाया कि घर में कोई खुफिया कमरा तो नहीं जिसके बारे में सिर्फ उसे पता हो। ज्यादा रात होने की वजह से योचैन अपने अंकल को उसे रात में वहीं पर ठहरने के लिए मना लेता है। हालांकि वुजिन किसी अजनबी को अपने घर में घुसने देना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने भतीजे योचैन की बात कभी नहीं टालता था। इसीलिए एक रात के लिए सियोरी को घर में सोने की इजाजत दे देता है। रात को सियोरी गार्डन में अपने डॉग को गोद में लिए कभी घर को निहारती तो कभी आसमान में चमकते तारों को। वो ऐसा बचपन में भी यहाँ बैठकर किया करती थी। इसी दौरान उससे मिलने के लिए योचैन आता है, जिसे वो बताती है कि किसी समय वो इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हुआ करती थी। उसके पिता ने ये घर इसी हिसाब से बनवाया था ताकि वो यहाँ आराम से वॉयलिन प्रैक्टिस कर सके, मगर एक रोज एक्सीडेंट के चलते उसके माता पिता की मौत हो गई। हालांकि माता पिता के जाने के बाद भी अंकल और आंटी उसे बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन 13 साल की इस गहरी नींद के बाद जब वो उठी तो उसके सारे अपने खो चुके थे। योचैन को उसका दर्द बेहद भावुक कर देता है, लेकिन वो चाहकर भी उसे यहाँ रोक नहीं सकता। अगले दिन जब सियोरी घर से जाने लगती है तो नौकरानी उसे कुछ खाने पीने का सामान सौंप कर कहती है जब कभी भूख लगे तो वो यहाँ बेझिझक खाना खाने के लिए आ सकती है। घर के बाहर कुछ लोग वुजिन से मिलने के लिए आए थे। वो देखने में बिल्डर लग रहे थे जो जल्द ही उस घर को खरीदना चाहते थे। शायद वुजिन के पिता घर को बेचना चाह रहे हैं, जिसे खरीद कर वो लोग यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाएंगे। ये सुनकर सियोरी को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो डॉग उसके पीछे पीछे भागता है और डॉग को पकड़ने के लिए यूचैन और उसके अंकल वुजिन भी आ जाते हैं। इसी दौरान रास्ते में एक मोटर बाइक वाला अचानक आ गया, लेकिन सियोरी समय रहते कूदकर डॉग को पकड़ लेती है। दोनों को इस तरह रोड पर लेटा देखकर दोनों चाचा भतीजे सहम उठते हैं, क्योंकि वहां पर ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। तभी सियोरी उठती है और उन्हें बताती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, ये खून नहीं बल्कि जेनिफर के द्वारा दिया गया अंगूर का जूस था, जो कि डॉग को बचाने के चक्कर में रोड पर गिर गया। पहले से सियोरी की तरफदारी कर रहा यूचैन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने अंकल से उसे कुछ और दिन के लिए घर में रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उनकी डॉग की जान बचाई थी। लेकिन वुजिन इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद यूचैन अंकल्स को समझाता है कि अगर उसे घर पर रहने नहीं दे सकते तो उसे उसका डॉग दे दे, आखिर वही उसकी असली मालकिन है। ये सुनकर वुजिन थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो भी उस डॉग से प्यार करता था। ऐसे में वो उसे कैसे छोड़ सकता है। इसीलिए यूचैन के कहने पर भेगर सियोरी को और 1 महीने के लिए उसके घर में रहने की इजाजत दे देता है। वहीं अब अस्पताल में सियोरी के दोस्त ह्यूंगताई को देखते हैं, जो कि इकलौता शख्स है जिसको न केवल सियोरी के घर वालों के बारे में थोड़ा बहुत पता है, बल्कि उसके हॉस्पिटल के पिछले 13 सालों से खर्चा भी वही उठा रहा था। ह्यूंगताई मेडिकल का स्टूडेंट है। जब उसे मालूम पड़ता है कि सियोरी कोमा से बाहर आ गई है तो वो फौरन उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ उसे पता लगता है कि वो अस्पताल से लापता है। ह्यूंगताई अपने कुछ पुराने दोस्तों के घर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सियोरी ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आई होगी। वेल, ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन लोगों ने उसे पहचानने से मना कर दिया। ऐसे में ह्यूंगताई उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर वो लड़की दोबारा मिले तो इस नंबर पर कॉल करे और उसे इन्फॉर्म कर दे। उधर सियोरी को उसका पुराना वही वायलिन मिलता है, जिसे बचपन में वो बजाकर सभी को अपना दीवाना बना दिया करती थी, मगर सालों से ऐसे पड़े रहने की वजह से उसे मरम्मत की जरूरत थी। वो एक दुकान में वायलिन को ठीक करवाने के लिए भी जाती है, लेकिन जब दुकानदार उसे इसे ठीक करने का पूरा खर्च बताता है तो बेचारी दंग रह जाती है।
उसे यकीन नहीं होता कि इतने सालों में महंगाई इतनी बढ़ गई है। इसीलिए वो वायलिन अपने साथ घर वापस ले आई, लेकिन इसे उसकी माँ ने गिफ्ट किया था। ये उनकी आखिरी निशानी है जिसे वो इस तरह तो नहीं रख सकती। ऐसे में सियोरी कुछ पैसे कमाने की सोचती है ताकि इसे रिपेयर करवा सके। इसके लिए वो योचैन की मदद लेती है, लेकिन उसके रेज्यूमे में 13 साल का लंबा गैप किसी भी नौकरी के लिए सूट नहीं कर रहा था। वो जहाँ जहाँ जाती लोग उसकी उम्र की वजह से उसे साफ शब्दों में मना कर देते। सियोरी एक स्कूल में वायलिन टीचर के लिए भी अप्लाई करती है, लेकिन कई सालों तक वायलिन ना बजा पाने की वजह से वो किसी भी गाने की धुन को पूरा नहीं उतार पा रही थी। इसके कारण उसका इंटरव्यू कुछ खास नहीं जाता। इस वजह से सियोरी काफी दुखी भी होती है। अगली सुबह घर पे सबको अचानक किसी के जोरों से हंसने की आवाज आती है, जैसे कि वो किसी शैतान की तरह खुशी मना रही हो। नीचे जाकर देखने में वो सियोरी नजर आती है, जिसे स्कूल में 3 हफ्तों के लिए बतौर वायलिन टीचर का काम मिल चुका था। हालांकि इन 3 हफ्तों में वो ज्यादा कुछ तो नहीं कमा पाएगी, लेकिन इससे उसकी माँ का दिया हुआ वायलिन जरूर बन जाएगा। जल्दी जल्दी में सियोरी तुरंत वायलिन को लेकर उसी दुकानदार के पास जाती है और उसे बनाने के लिए देकर कहती है कि मैं इसे 3 हफ्ते बाद लेने के लिए वापस आऊंगी। उधर घर में गलती से वुजिन से जेनिफर का कॉल उठ जाता है, जो कि उसी स्कूल की प्रिंसिपल का था जिसने कुछ देर पहले इस नंबर पर सियोरी को खुशखबरी देने के लिए बतौर वायलिन टीचर नियुक्त किया था। वो बताती है कि उसके स्टूडेंट के पेरेंट्स ने नई टीचर से अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है। ऐसे में वो वुजिन से सियोरी को आने से मना करने को कहती है। वुजिन को अपने काम पर जाने से देरी हो रही थी, इसीलिए उसके लिए मैसेज दरवाजे पर चिपका कर चला जाता है, मगर इससे पहले कि वो अपनी पूरी मैसेज लिख पाता उसे एक जरूरी कॉल आ जाता है, जिसके चलते वो बिना मैसेज पूरा लिखे ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वुजिन को याद आता है कि उसने तो सियोरी को वो मैसेज पूरा लिखे बगैर ही आ गया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। सियोरी ने वो पढ़ लिया था, लेकिन उसमें ये लिखा था कि म्यूजिक स्कूल इज कॉलिंग। सियोरी को लगता है कि ये वुजिन द्वारा उसको काम के पहले दिन के लिए प्रोत्साहन है और खुशी खुशी स्कूल की तरफ निकल जाती है। उधर वुजिन को सियोरी की चिंता सताने लगती है और वो उसे ये बताने के लिए उसके पास जाता है। वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन सियोरी की खुशी देखकर उसे ये दुख भरी खबर सुनाने से कतराता है। उसके दिमाग में बीते दिनों के सारे ख्याल आते हैं, किस तरह सुबह वह नौकरी मिलने पर घर पर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी, रात में बच्चों को दिए जाने वाले अपने पहले लेक्चर की तैयारी कर रही थी। आखिर वो उसे ये सच कैसे बता देता, ना जाने उसे कितना बुरा लगेगा, मगर सच तो सच होता है, उसे कोई कितनी देर तक ही छुपा सकता है। ऐसे में जब वुजिन उसे बताने की कोशिश करता है तो रास्ते में एक बर्थडे पार्टी के शोर शराबी की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता, जिससे सियोरी उसे दोबारा बोलने के लिए कहती है। और जब वुजिन दोबारा चिल्लाकर ये बात कहता है तभी अचानक साउंड बंद हो जाता है, जिसके चलते वहां मौजूद सभी लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये लड़की अपनी पहली नौकरी से निकाली जा चुकी है। ये सुनकर सियोरी सदमे में चली जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने बिजली का झटका उसके ऊपर छोड़ दिया हो, मगर पहले से खराब अपनी किस्मत को कोसकर बस थोड़ी देर बाद ही खुद को संभाल लेती है और वुजिन का शुक्रिया अदा कर घर वापस आ जाती है। अगले दिन डॉग रूटीन चेकअप का दिन था, मगर वो सियोरी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से वुजिन को उसे भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। रास्ते में अचानक सियोरी को उसके अंकल दिखाई देते हैं और वो बिना ट्रैफिक की चिंता करे गाड़ी से उतरकर तुरंत उसका पीछा करने लगती है। अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरी तरफ से आने जाने वाली कारों के बीचों बीच निकलकर वो अपने अंकल को बार बार चिल्ला चिल्ला कर ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वो उसकी नजरों से दूर निकल चुके थे। ये सब देखकर वुजिन को अपने बचपन का वही खतरनाक मंजर याद आ जाता है, जहां पर बस पलटने की वजह से उसने ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट में अपने प्यार को खो दिया था। वो फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर वो उस दिन उसे आगे चलने के लिए ना कहता तो शायद आज वो जिंदा होती, इस बात से अनजान कि जिस लड़की के साथ अभी वो वक्त गुजार रहा है, जिसके पेरेंट्स का घर उसके पेरेंट्स ने खरीदा है, वो वही लड़की है। मगर आखिर कौन वुजिन को ये बात समझाए, कौन उसे इसका एहसास दिलाए कि उसके सपनों की राजकुमारी आज उसी के घर में उसके इर्द गिर्द मौजूद है। बस उसे देखने के लिए वो नादान निगाहें चाहिए। खैर, इस सदमे के कारण वुजिन कभी कभी पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। उसे कुछ समझ आना बंद हो जाता है
और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि घाव चाहे जितने भी पुराने क्यों ना हो जाए, उनका दर्द हमेशा दिमाग की उलझनों को कुरेदता रहता है। सियोरी जोर जोर से पागलों की तरह भीड़ में अपने अंकल की तलाश करके उन्हें पुकार रही है, लेकिन कोई भी उसे सुनने वाला नहीं। तभी वुजिन आकर उसे संभालता है, वापस चलने को कहता है। थोड़ी देर में ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन हो जाती है और सियोरी के अंकल देखते देखते उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। उसे लगता है कि इसका जिम्मेदार वुजिन है, अगर वो उसे नहीं रोकता तो शायद आज उसे उसके अंकल मिल जाते। सियोरी गुस्से में वुजिन को वहां से जाने के लिए कहती है और उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। हालांकि वुजिन उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद रात में डॉग को लेकर वुजिन अकेले ही घर वापस आ जाता है। यूचैन अपने अंकल से सियोरी के बारे में पूछता है तो गुस्से से झुंझलाया हुआ यूजिन कहता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। हर जगह हम उसके पीछे पीछे नहीं लग सकते। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अपने अंकल को ढूंढ ना पाने के दर्द के साथ दिन भर की थकी सियोरी किसी तरह घर पहुंचती है, जहां उसकी नजर वुजिन से मिलती है, लेकिन कोई भी दिन में हुई उस घटना का जिक्र नहीं करता। कुछ समय बाद वुजिन अपना सामान बांधकर घर से जाने लगता है। यूचैन अंकल से पूछता है कि वो आखिर कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं कि मैं 1 महीने के लिए ऑफिस में ही रहूंगा। यूचैन समझ जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी अपने अंकल से दूर नहीं रहना चाहता था, आखिर वो उन्हीं से मिलने के लिए ही तो आया था, मगर सियोरी को भी मुसीबत में कैसे डाल दे। सुबह सियोरी सभी रिश्तेदारों को खत लिखती है ताकि कोई न कोई उसे उसके अंकल का पता बता दे, जिससे कि वो अपने घर वापस जा सके और वुजिन अपने घर वापस आ सके। इसी बीच उसे रास्ते में अपने अंकल दोबारा दिखाई दिए। वो उनके पीछे जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो कोई और आदमी था। उसे लगता है कि शायद कल सुबह भी उससे ऐसे ही कोई गलती हुई थी, जिसकी वजह से उसने वुजिन को इतना बुरा भला कह दिया। उसे अंदर ही अंदर अपनी गलती महसूस होती है और वो उसकी माफी भी वुजिन से मांगना चाहती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये कैसे करे। तभी घर पहुंचकर वो जेनिफर को वुजिन का टिफिन बनाते देखती है और उसकी मदद करने आ जाती है। सियोरी न केवल वुजिन के लिए उसका मन पसंदीदा व्यंजन बनाती है, बल्कि उसे देने के लिए ऑफिस भी जाती है, जहाँ पर कोई नहीं था। शायद सभी किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे, इसीलिए वहीं रुककर वो उनका इंतजार करने का सोचती है। थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि क्यों न वो वुजिन के लिए माफीनामा लिखे। सियोरी ने अभी कुछ शब्द लिखे ही थे कि अचानक उसका पेन टेबल के नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो टेबल के नीचे पेन उठाने के लिए जाती है, तभी वहाँ वुजिन आ जाता है। दोनों एक दूसरे को सामने देखकर अचंभित हो जाते हैं, लेकिन फिर सियोरी माफी मांगती है। वुजिन उसकी हर एक बात को ध्यान से सुनता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद वो घर आ जाती है, ये सोचकर कि वुजिन ने उसे माफ कर दिया है और अब वो घर वापस आ जाएगा। सियोरी पूरी रात दरवाजे पर इंतजार करती है। इसी दरमियान रात ज्यादा होने की वजह से वो वहीं पर सो जाती है, लेकिन वुजिन घर वापस नहीं आता। इसीलिए वो अगले दिन दोबारा उसके ऑफिस जाती है, मगर आज भी उसका कोई आइडिया काम नहीं आता। इसके बाद वो इसमें योचिन की मदद लेती है, जहां योचिन अपने अंकल के ऑफिस में पहुंचकर उन्हें साथ में डिनर करने के लिए मनाता है। दोनों काफी बातें करते हैं, साथ ही साथ वो उन्हें 13 साल पुरानी उनके बचपन की फोटो भी दिखाता है, जिसमें दोनों चाचा भतीजे साथ खड़े थे। ये देखकर वो थोड़ा भावुक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कई दिनों से अपनी चिट्ठियों का इंतजार कर रही सियोरी को समझ आ चुका था कि अब उसके अंकल उसे नहीं मिलने वाले, इसीलिए वो यूजिन के ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी और एक छोटे से गिफ्ट के साथ अपॉलॉजी लेटर लिखकर वहां से जाने लगती है। इससे पहले कि सियोरी घर छोड़ती, उसे सीढ़ियों के नीचे यूजिन दिखाई देता है, जो घर वापस आ गया था। उसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। साथ ही साथ वुजिन का एटीट्यूड भी पूरी तरह बदल चुका था। वो सियोरी से मीठी मीठी बातें करता है और बताता है कि अगली बार डॉग को खाना दे तो उसमें जैम मिला दे, इससे उसका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा वो सियोरी को जब तक उसका मन करे यहाँ रहने को कहता है और ये बोलकर कमरे में वापस जाने लगता है। खुशी से झूम रही सियोरी को अचानक याद आता है कि उसका अपॉलॉजी लेटर तो वहीं टेबल पर पड़ा है। वो भागकर रूम के अंदर जाती है और वुजिन के हाथ लगने से पहले ही लेटर को चबा जाती है। और अब बस वहाँ गिफ्ट रह गया था, जो कि एक टॉयलेट हैंडल था। वैसे तो वुजिन को सरप्राइजेस बहुत पसंद है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इस टॉयलेट हैंडल का क्या करेगा। जिस पर सियोरी उसे बताती है कि इस कमरे के ऊपर एक एयर रूफ है, जो कि उसके पिता ने उसके लिए खास तौर पर बनवाया था, लेकिन बचपन में गलती से उसने उसका हैंडल तोड़ दिया था और तभी से वो इस टॉयलेट हैंडल से उसे खोला करती थी
और कुछ ऐसे ही करके आज वुजिन को दिखाती है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इतने दिनों से वो सोच रहा था कि आखिर वो इस खिड़की को कैसे खोले। दोनों उस खिड़की के खुलने के बाद एक सुहानी हवा का मजा लेते हैं। हवा में मौजूद ताजगी उन दोनों के बीच के सभी बासी गलतफहमियों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। इसके बाद जब सियोरी खिड़की बंद करने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाकर वुजिन की बाहों में गिरती है, जिससे वो इतना करीब आ जाते हैं कि सियोरी शर्माने लगती है। हालांकि अब उनके बीच दूरियां खत्म हो चुकी थी, उल्टा कहीं न कहीं दोनों और ज्यादा करीब आ रहे थे। साथ में हंसी मजाक के साथ खाना खाना, एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना अब उनके लिए आम हो चुका था। दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। इसी दौरान हम उसके घर के बाहर एक अनजान औरत को देखते हैं, जो बेहद खुफिया तरीके से अंदर झांक रही थी। लेकिन ये औरत कौन थी और इस घर से उसका क्या नाता है, इसका जवाब आपको हमारे अगले पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर हमें एनकरेज करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने प्यार के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।